हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास, जिसमें आपको पढ़ना है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक आपको पढ़ना है बीए सेकेंड सेमेस्टर में। तो देखिए, जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको सेकेंड सेमेस्टर में मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। जो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो उनका सिलेबस अलग है, और प्राचीन इतिहास का सिलेबस भी पूरा मैं कवर करा चुकी हूँ, तो आप प्ले कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आपका जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा और जो शॉर्ट होगा आपका लघु अति लघु, वो पूरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं जो प्रश्न बताऊंगी उनके साथ साथ उत्तर भी बताऊंगी और आपको समझाते हुए चलूंगी, तो आप आसानी से लॉन्ग में भी लिख लेंगे। और देखिए, पूरा जो सिलेबस है आपका वो मैं कवर करा चुकी हूँ, और इस तरह की वीडियोस मैंने और चैनल पे अपलोड कर दी हैं, और मॉडल पेपर की वीडियो भी मैं लगातार अपलोड कर रही हूँ आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। पहला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है नूरजहाँ। देखिए, आपका जो अति लघु होगा उसमें ऐसे ही प्रश्न लिख के छोड़ देगा नूरजहाँ। तो अब आपको पता होना चाहिए ना ये नूरजहाँ कौन है, फिर आप कैसे लिखेंगे। तो आप लोगों ने मुग़ल काल पूरा पढ़ा है, और जहांगीर का काल भी आपने पढ़ा है। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ। तो वैसे तो पूरा सिलेबस ही आपका कवर करा चुकी हूँ, एक एक टॉपिक पूरा बड़े अच्छे से पढ़ाया है कि आपने पूरी प्लेलिस्ट में पूरी यूनिट्स पढ़ ली, तो फिर अति लघु, लघु, दीर्घ आपकी परीक्षा में कुछ भी पूछ दे आप आसानी से लिख लेंगे। हर एक सब्जेक्ट का करवा चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री का ही, सभी सब्जेक्ट का करवा चुकी हूँ, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो देखिए, नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। वास्तविक नाम ऑब्जेक्टिव्स वाले भी याद रखेंगे। पूछता है ऑब्जेक्टिव्स में नूरजहाँ का वास्तविक नाम था, 4 ऑप्शन दे देगा, पता होना चाहिए ना, मेहरुन्निसा था। उनके पिता का नाम गियास बेग था। अली कुली बेग नूरजहाँ का पहला पति था। नूरजहाँ का पहला पति कौन था? अली कुली बेग। जिनका ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होता है वो एक एक पॉइंट को देखते रहेंगे, सारा महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहाँ से विवाह किया। नूरजहाँ की बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर द्वारा नूरजहाँ की उपाधि दी गई, क्योंकि नूरजहाँ का नाम तो नूरजहाँ था नहीं, मेहरुन्निसा था। लेकिन वो इतनी बुद्धिमान औरत थी और सुंदर भी इतनी थी कि उनको जहांगीर ने उपाधि दी थी नूरजहाँ की। तो आप ये याद रखिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी प्रश्न है आपका। देखिए, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? तो देखिए, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना था, ना कि भारत में अपनी अस्थायी राज्य स्थापित करना। क्योंकि महमूद गजनवी भारत के धन से आकर्षित थे, इसलिए वो भारत पर आक्रमण करके भारत का ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वो भारत पर आक्रमण कर रहे हैं तो वो भारत में राज करना चाहते हैं, नहीं, वो बस धन इकट्ठा करके लेकर जाना चाहते थे। बल्कि भारत में अपना राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनकी नज़र ईरान, अफ़गानिस्तान और खुरासान के क्षेत्रों पर थी। इसीलिए वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश में लगा था। इसीलिए सन 1000 से लेकर सन 1025 ईस्वी तक भारत पर उन्होंने पूरा 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण करके कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा कर लिया। देखिए, जब वो भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो जिन जिन क्षेत्रों पर उन्होंने आक्रमण किया, 17 बार किया था, तो वहाँ के राजाओं को हरा लेते थे और उनका धन लेकर के चले जाते थे। महमूद गजनवी ने मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा और लूटा। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। हाँ, देखिए, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा है? तो सोमनाथ मंदिर का है, याद रखिएगा। महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य पूछ दे तो आपको यही चीज़ें लिख देनी है बस। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो अति लघु में पूछता है, इब्न बतूता कौन था? बड़ा महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहाल में भारत यात्रा का वर्णन किया।
रेहाल किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। देखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इसलिए जिनकी ऑब्जेक्टिव्स परीक्षा होती है वो भी वीडियो को पूरा देखा करें। ये ना कि बस ऑब्जेक्टिव्स वीडियोस पर डिपेंड रहें। फुल डिटेल क्वेश्चन आंसर की वीडियोस, टॉपिक की वीडियोस पूरी पढ़ा कीजिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है और आप तो जानते ही हैं बाबर कौन था। वैसे तो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, डिटेल में पूरा पढ़ाया है और इस तरीके से पढ़ाया है कि परीक्षा में आने वाला लघु दीर्घ सब तैयार हो जाएगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबर कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसका वास्तविक नाम ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया। देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो बाबर जीत जाते हैं। तो मुगल वंश की स्थापना करते हैं, तो 1526 से लेकर 1530 तक शासन करते हैं, तो याद रखिएगा। और इनके शासन के काल के दौरान जितने भी युद्ध हुए थे सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पूरा एकदम डिटेल में। अगला प्रश्न, बाबरनामा। देखिए अति लोगों में ऐसे ही लिख के छोड़ देगा बाबरनामा। अब आपको पता होना चाहिए आखिर ये बाबरनामा है क्या चीज़, पता होगा तभी लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं हर वीडियो अपलोड करती हूँ। आप चाहते हैं ना कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, तो आप चैनल पर आने वाली हर वीडियो रोज़ देख लिया करो, क्योंकि हर सब्जेक्ट की वीडियोस लगातार ही मैं अपलोड करती रहती हूँ। कोशिश यही रहती है कि हर सेमेस्टर की एक सीक्वेंस में वीडियो अपलोड करती रहूँ, ताकि हर सेमेस्टर वाले बच्चे आसानी से पढ़ते रहें। तो जब आप ये सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब देके थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, तो उसका भी पूरा जो नया सिलेबस है वो बता चुकी हूँ, तो आपको भी वही पढ़ना होगा। पूरी क्लास करा चुकी हूँ हर सब्जेक्ट की, वही आपको पढ़ना होगा। आप ये मत सोचिएगा कि अब हमें क्या पढ़ना है, क्या यही सिलेबस हमारा है तो वही रहेगा, ठीक है, तो वही पढ़िएगा। तो बाबरनामा ना बाबर की आत्मकथा है, जो बाबर ने स्वयं लिखी है अपने हाथों से। जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अपने हाथों से लिख देता है तो वो आत्मकथा हो जाती है। तो बाबर ने अपने जीवनी को अपने हाथों से लिखा है, उसका नाम है बाबरनामा। वो बाबर की लिखी गई पुस्तक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जो तुर्की भाषा में है, जो तुजु के बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। इसके फ़ारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं, जो अब्दुल रहीम खाना ने किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा अपने हाथों से तुर्की भाषा में लिखी थी, और तुर्की भाषा में नाम है आत्मकथा का तुजु के बाबरी। लेकिन अब्दुल रहीम खाना जो थे, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो इन्होंने बाबरनामा, जैसे कि उन्होंने तुजु के बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद करके उसका नाम रखा बाबरनामा। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब, तो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण युग का काल किस मुगल काल के शासक को कहा जाता है? आपको पता ही है, शाहजहाँ के, क्योंकि शाहजहाँ का जब टाइम पीरियड चल रहा था तो इतने शान शौकत से इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और इनके दरबारियों का जीवन भी ऐसा ही शान शौकत का था कि कोई भी बाहर से आने वाला जो व्यक्ति था जब उनके दरबार में आता था तो इनके शान शौकत को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता था। तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ ने विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया है। और आप देखेंगे दिल्ली और आगरा चले जाएं, और आगरा में विश्व प्रसिद्ध 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया है। आप लोगों ने देखा होगा कितनी खूबसूरत इमारत है। तो इन कारों से ही शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहांगीर। जहांगीर कौन थे? तो जहांगीर मुगल साम्राज्य का चौथा शासक था। एक शासक के बारे में, एक शासक के शासनकाल के बारे में सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, ये तो आप जानते ही हैं। जहांगीर के पिता अकबर तथा माता हरकाबाई थीं। आप लोगों ने जोधा अकबर देखा होगा, जी टीवी पे शो आता था, मैंने भी देखा है, बड़ा अच्छा। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा अकबर और जोधा बेगम थी, जिनका नाम हरकाबाई था। इन्हीं के बेटा थे सलीम। जब वही बड़े हो गए शाहजहाँ, वही बड़े हो के जहांगीर के उपाधि के साथ मुगल वंश के चौथे शासक बनते हैं।
अकबर के मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शिवाजी। देखिए, ये जो आपकी रिवीजन क्लास में अपलोड करती हूँ, इससे आपके सारे टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं, आपके रिवीजन हो जाते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होता है। इसलिए आप सारी रिवीजन क्लास, महासंग्राम क्लास, हर सब्जेक्ट की देखा कीजिए। देखे रहेंगे तो पूरा आपको याद रहेगा एग्ज़ाम में। मराठा साम्राज्य के प्रथम संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो शिवाजी की उपाधि क्या थी? छत्रपति। हम जानते हैं इनको छत्रपति शिवाजी के नाम से। और शिवाजी के बारे में और मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ? तो ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पानीपत का पहला युद्ध तो आप जानते ही हैं कि पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें जीतता कौन है? बाबर। ठीक है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कहाँ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ? तो ये तो आपके लिए आसानी ही है, पानीपत के मैदान में हुआ। तो अफगान राजा के हिंदू सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू की सेना पराजित हुई और पंजाब, आगरा तथा दिल्ली अकबर के अधिकार में हो गया। तो याद रखिएगा, अफगान के राजा हिंदू सेनापति हेमू जो थे उनके बीच और अकबर के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर की जीत होती है और हेमू हार जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लोधी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? तो 3 शासक थे। पूरा लोधी वंश के बारे में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ आपको। लोधी वंश में 3 शासक थे। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, जिसने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक शासन किया। तीसरा शासक इब्राहिम लोधी, जिसने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत वंश का आखिरी वंश था। 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत काल में: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो फिर लोधी वंश जब खत्म होता है, वहीं से बाबर द्वारा मुगल वंश की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर के 9 रत्न। आपको एकदम क्या करना है, रट लेना है, याद कर लीजिए एकदम, क्योंकि ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम में ही नहीं, आपके किसी भी तरह के एग्ज़ाम में, अगर आप किसी भी तरह का कंपटीशन का एग्ज़ाम दे उसमें भी पूछ सकता है। एकदम रट लीजिए। अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे? पहला मुल्ला दो प्याज़ा, हकीम हुमायूं, अब्दुल रहीम खान खाना, अबू फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, राजा बीरबल, जो कि बड़ा हंसाते थे, जो था अकबर में, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये 9 रत्न हैं, अकबर के दरबार के शान थे ये 9 रत्न। आप इनको एकदम याद रख लीजिए, एकदम रट लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और शूर वंश। ये पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे? शेरशाह सूरी शूर वंश का संस्थापक था। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खान था। शेरशाह ने बचपन में एक शेर को मार डाला था और इसी वजह से इनके जो मालिक थे वो प्रसन्न होकर दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि दी। चौसा का युद्ध एवं कन्नौज का युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराकर 1540 में शेरशाह सूरी नाम से शासन करता है और शेरशाह के शासनकाल को शूर वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ था तो कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध, जो कि बड़ा प्रसिद्ध है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। शेरशाह और हुमायूं के जब शासनकाल को पढ़ा रही थी तो जब हुमायूं हार जाते हैं तो ये अपने आप को बचाकर, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं और शेरशाह द्वारा शूर वंश की स्थापना दिल्ली में की जाती है।
तो देखिए, जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है तो शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने शेरशाह के सूर्य वंश की उतने अच्छे से संभाल न सके। शेरशाह का ये वंश कमज़ोर हो गया। तो फिर हुमायूं वापस लौट कर आते हैं और फिर वो युद्ध लड़ते हैं, जीत जाते हैं और फिर मुग़ल वंश की दोबारा से शुरुआत करते हैं और फिर शासन करते हैं। तो याद रखिएगा, पूरा पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए क्या किया। देखिए, बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए सर्वप्रथम पुराने किलों की मरम्मत करवाई, क्योंकि इनके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण भारत पर हो रहा था। तो बलबन ने मंगोलों के आक्रमणों को भारत में आने से रोकने के लिए उन्होंने जो भी पुराने किले थे उनकी मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण भी करवाया। वहाँ पर विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों तथा हष्ट-पुष्ट सैनिकों को भी नियुक्त किया। जो सैनिक बहुत शक्तिशाली थे, विश्वसनीय थे, उनको वहाँ पर नियुक्त किया, अधिकारियों को नियुक्त किया, ताकि मंगोलों के आक्रमणों को पूरी तरह से रोक लिया जाए। उनके लिए शस्त्र एवं भोजन सामग्री की भी व्यवस्था उन्होंने वहीं पर करा दी, ताकि वहाँ पर रह के मंगोलों के आक्रमणों को रोक लें। और इन्होंने पूरी तरह से मंगोलों के आक्रमणों को भारत में आने से रोका। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, औरंगज़ेब ने मुहतसिब की नियुक्ति क्यों की थी। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, औरंगज़ेब ने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगाया तथा अनैतिकता को रोकने एवं जन आचरण पर नज़र रखने हेतु मुहतसिब की नियुक्ति इन्होंने की थी। इन्होंने अपने शासनकाल में जो भी मदिरा, भांग, नशे की चीज़ें थी उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था और अनैतिकता पर ध्यान देने के लिए इन्होंने क्या किया, मुहतसिब की नियुक्ति इन्होंने की थी, याद रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य लड़ा गया। तो ये तो आपको पता ही है, मैं आपको पूरा फुल डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ अकबर के शासनकाल में, जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि अकबर नहीं लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अरावली पहाड़ी पर अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इसके बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक में जाकर आप पूरा अकबर के शासनकाल को ओपन करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासक थे, मतलब दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश गुलाम वंश था, उसी के संस्थापक थे। तो इन्हें लाख बख्श क्यों कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है। वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। इतने दानी व्यक्ति थे कि ये गरीबों में बड़ा दान किया करते थे, लाखों का दान कर दिया करते थे और इतने उदार व्यक्ति थे कि इसी कारण इन्हें लाख बख्श कहा जाता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव से पूछ देखा कि सल्तनत काल के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी कौन था। तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक थे। इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी और गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स के पतन के बाद जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी सिंहासन पर बैठते हैं। देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स। तो इन्हीं के पतन के बाद जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी वंश की स्थापना करते हैं और शासन पर करते हैं 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक, यानी कुल 6 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। और फिर इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं, वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं, खिलजी वंश के लोकप्रिय शासक हैं। तो आज के इस वीडियो के ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको याद रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैं अदर सभी सब्जेक्ट जैसे कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, एजुकेशन, हिंदी, आपका जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ को करिकुलर कोर्स है, उन सभी सब्जेक्ट की क्लास भी लगातार चैनल पे चल रही है। ह्यूमन, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी की क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई हैं और मॉडल पेपर की वीडियोस एकदम लगातार आ रही हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आइए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।